हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडी। चैप्टर चल रहा था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आज ये लास्ट लेक्चर है। पार्ट नंबर शायद 3 है ये। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम पढ़ चुके थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर किसी भी कंज्यूमर को, है ना, किसी भी कंज्यूमर के साथ में कुछ फ्रॉड हो जाए, या उसको डिफेक्टिव गुड्स पकड़ा दिया जाए, या उसको ऐसा एक डेंजरस गुड्स पकड़ा दिया जाए जिससे उसको मेंटली या फिजिकली कुछ लॉस हो जाए, यानी कि कंज्यूमर की जो ग्रीवेंसेस है, यानी कि जो उसकी शिकायतें हैं, वो कौन सुनेगा? तो उसको सुनने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एजेंसीज दे रखी है। 3 एजेंसीज हैं। वो एजेंसीज में जाके कोई भी कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है, बहुत ही मिनिमम एक फी के साथ में। ठीक है। दूसरा तरीका है भाई, वो कोर्ट चला जाए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ पर क्या है कि सुनवाई उसकी नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट में तो बहुत सारे के केसेस होते हैं। ये एजेंसीज जो है ना, इनका काम ही है कंज्यूमर की कोई भी शिकायत हो उसको उसका समाधान करना, यानी कि उसका सॉल्यूशन निकालना। तो ये 3 एजेंसीज हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो होती है, ये एजेंसी आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। जो भी आपकी सिटी है ना, उस सिटी लेवल पे होती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन। फिर आती है कि स्टेट कमीशन। ये जो है ये स्टेट लेवल पे होती है, जैसे राजस्थान में होगी कहीं, और राजस्थान स्टेट कमीशन, गुजरात स्टेट कमीशन, महाराष्ट्र स्टेट कमीशन। तो ये स्टेट वाइज होती है। और एक होती है नेशनल कमीशन, जो एक नेशनल लेवल पर है, ओनली वन। ठीक है, ओके। तो अब अब आप सीधा जाके कोई नेशनल कमीशन में कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, और सीधा जाके आप स्टेट कमीशन में भी फाइल नहीं कर सकते। अगर आप सबसे पहले अगर शिकायत कर रहे हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके आपकी जो है ग्रीवेंस जो है वो आपको फाइल करवानी पड़ेगी। उसकी आपको जो है फॉर्म भर के फिल करके उनको देना पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कब जाना होता है, स्टेट कमीशन में कब जाना होता है, नेशनल कमीशन में कब जाना होता है, आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है, इसका जुडिक्शन एरिया जो होता है कंप्लेन लेने का होता है। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो पेड कंसिडरेशन थी, जो नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, यानी कि अप टू 1 करोड़ जो आपने गुड्स एंड सर्विस बाय किया है, जिसकी वजह से आपके साथ में कोई फ्रॉड हुआ है, तो आपने कितना पैसा दिया है उस दुकानदार को, उस बिजनेसमैन को, या उस कंपनी को, और आपने गुड्स बाय किया है जो कि आपके हिसाब से सही नहीं है, या जो सर्विस बाय करी वो आपके हिसाब से सही नहीं है, तो आपने कितने रुपए का जो है परचेजिंग किया है। अगर आपका परचेजिंग 1 करोड़ रुपए से कम है, तो ही आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आ सकते हो। अगर आपका जो गुड्स बाइंग करा है आपने, और जो पैसा पे किया है, वो अगर मान लेते हैं 10 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, या 200 रुपीज़ है, या 1 लाख रुपीज़ है, या 2 लाख रुपीज़ है, या 10 लाख रुपीज़ है, 50 लाख रुपीज़ है, 1 करोड़ रुपीज़ है, लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ से कम, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 करोड़ हो सकता है। तो 1 करोड़ हो या उससे कम हो, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो है केस फाइल नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा फिर स्टेट कमीशन। एक लिंक पता चल गया। सो यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, ठीक है, नंबर 1 पे है, वहां पर क्या क्राइटेरिया है, जो आपका पेड अमाउंट है, जो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले आपने दिया है, वो कहां तक होना चाहिए, अप टू 1 करोड़ रुपी। ठीक है, तो आप यहां पर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है। Either on the first hearing, any letter state is appear to district commission that there exists an element of settlement which may be acceptable to the parties. It may district them to give their consent for settlement dispute through mediation with the 5 days. अब देखो, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके ऊपर छोटे क्वेश्चन बनने के भी चांसेस रहते हैं। अब ये पॉइंट क्या है समझना। ये बोल रहा है, जिस दिन आपने यहाँ पर कंप्लेन फाइल करा दी, आपने कंप्लेन फाइल करा दी, तो कंप्लेंट जिस दिन आपने फाइल करा दी, मान लेते हैं आपके साथ में कुछ फ्रॉड हो गया, किसी कंपनी ने, किसी बिजनेस ने, किसी दुकानदार ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, आपने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करवा दी।
तो कंप्लेन फाइल करने से 5 डेज के अंदर अंदर, विदिन 5 डेज ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन कोशिश करेगा कि आपके बीच में और जो सामने वाली पार्टी है उन दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाए और इसका रिटर्न कंसर्न आ जाए, यानी कि आपस में ही मामला निपट जाए, आगे कुछ जरूरत ही नहीं पड़े। हाँ, अगर आप और दुकानदार आपस में सहमत नहीं होते हैं तो 5 दिन का आपको वक्त मिलता है कंप्लेन फाइल करने की डेट से, और फिर भी अगर आप आपस में जो है म्यूचुअली आपस में डिसाइड नहीं करते हैं, सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर आगे फर्दर प्रोसेस हो जाता है। 5 दिन के बाद फिर सेटलमेंट आप कर भी नहीं सकते। ओके, इन केस ऑफ पार्टीज एग्री टू सेटलमेंट बाय मीडिएशन, किसी मीडिएशन के थ्रू आप अगर सेटल हो जाते हैं विदिन 5 डे के अंदर, तो रिटेन जो है कंसर्न आपसे लिया जाता है कि अब आपको कोई इससे तकलीफ नहीं है। इन द इवन ऑफ फेलियर ऑफ सेटलमेंट बाय मीडिएशन प्रोसेस, बेचारी डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने मीडिएटर बन के सेटलमेंट कराने की कोशिश करी और 5 दिन निकल गए और सेटलमेंट नहीं हो पाया। With the complaint, if the complaint allege defect the goods with the cannot be determined with proper analysis of test of goods, the commission obtain the sample of goods, seal it, refer to appropriate authority for analysis। 5 दिन हो गए, सेटलमेंट नहीं हुआ, तो अब जो गुड्स है उसको, जिसपे डिफेक्ट हुआ है, उस गुड्स को कमीशन क्या करेगी, वो जो है अपने पोजीशन में लेगी, उसका सैंपल लेगी, उसको सील करेगी, और जो अथॉरिटी है जो बता सकती है कि ये गुड्स डिफेक्टिव है या नहीं है, इसमें जो कस्टमर बोल रहा है वो कमी इसके अंदर है या नहीं है, सर्विस में है या नहीं है, गुड्स में है या नहीं है, वो अथॉरिटी पता लगा के अपनी रिपोर्ट देगी, और उस रिपोर्ट के बेसिस पर जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपना फैसला सुनाएगा, अपना डिसीजन सुना देगा। जिस दिन डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने अपना फैसला सुनाया उस दिन अगर कोई भी पार्टी, चाहे कंज्यूमर चाहे वो दुकानदार, यानी कि चाहे क्लेम करने वाला और चाहे सामने वाली पार्टी, बोथ पार्टीज, कोई भी पार्टी, चाहे मैं कंज्यूमर हूँ, मैं इस क्लेम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या सामने वाली पार्टी जिसका गुड्स था, जो सेलर है, वेंडर है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, या कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो दोनों पार्टी को यह राइट होता है कि जिस दिन डिसीजन सुनाया है उसके 45 डेज के अंदर वो उस, है ना, कहाँ से, जिस दिन डिसीजन आया है, जिस दिन ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के विदिन 45 डेज, कितने, विदिन 45 डे, विदिन 45 डेज आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। कहाँ पर आप केस कर सकते हैं, कहाँ पर आप केस कर सकते हैं, स्टेट कमीशन। कंज्यूमर भी जा सकता है स्टेट कमीशन, वेंडर भी जा सकता है, माल बेचने वाला भी जा सकता है, गुड्स सेल करने वाला भी जा सकता है, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से कोई संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो स्टेट कमीशन जो है वो पढ़ते हैं। स्टेट कमीशन में कौन आएगा, एक वो व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का डिसीजन लेके आ चुका है, उसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो स्टेट कमीशन में आ सकता है। इसके अलावा स्टेट कमीशन में वो आ सकता है जिसका पेड कंसिडरेशन जो है, जिसका पेड कंसिडरेशन जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़। जो अगर मैंने कोई गुड्स एंड सर्विस बाय कर दी और मेरा जो अमाउंट है गुड्स बाय करने का वो 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ से कम है, तो मैं स्टेट कमीशन में जा सकता हूँ, मुझे डिस्ट्रिक्ट कमीशन जाने की ज़रूरत नहीं, पहला। दूसरा, अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से, डिसीजन से, ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं स्टेट कमीशन आ सकता हूँ। ओके, और स्टेट कमीशन जो है वो अपना फैसला जिस दिन सुनाता है, अगर मैं स्टेट कमीशन के फैसले से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं 30 डेज के अंदर अंदर नेशनल कमीशन के अंदर क्या कर सकता हूँ, कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ। तो मैं अगर स्टेट कमीशन के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, नॉट सेटिस्फाइड, तो मैं 30 डेज के अंदर, जिस दिन ऑर्डर आया, ऑर्डर की डेट के
30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज के अंदर मेरे को जाना पड़ेगा नेशनल कमीशन और वहां पर मैं मेरी कंप्लेन फाइल करा सकता। लेकिन अगर 30 दिन निकल गए और मैं नहीं गया तो फिर मैं नहीं करा सकता। ये टाइम पीरियड है। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में आना है तो ऑर्डर के 45 दिन, स्टेट से नेशनल पे आना है तो ऑर्डर के 30 डेज। ओके, नेशनल कमीशन जो है इसमें एक तो आने का तरीका है कि मैं स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हूं, और दूसरा तरीका है इसमें आने का कि अगर पेड कंसिडरेशन जो है, यानी कि जो मैंने गुड्स एंड सर्विस बाय करी उसका पेड कंसिडरेशन जो है वो मोर देन 10 करोड़ हो, वो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का होता है ना, 10 करोड़ और मोर देन 10 करोड़ और मोर देन 10 करोड़ हो तो मैं फिर नेशनल कमीशन में जाऊंगा। ओके, नेशनल कमीशन के अगर ऑर्डर से भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मान लेते हैं नेशनल कमीशन ने ऑर्डर दिया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर मैं कहां जाऊंगा? लास्ट एंड फाइनल सुप्रीम कोर्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। कितने दिन के भीतर जा सकता हूं? जिस दिन नेशनल कमीशन का ऑर्डर आया उस ऑर्डर के 30 डेज के विद इन 30 डेज। 30 दिन निकल गए तो मैं नहीं जा पाऊंगा। अगर 30 दिन है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा वो फाइनल। लेकिन इतनी लंबी कहानी नहीं होती है कई बार, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर आया और मैं सेटिस्फाइड हो गया तो मामला खत्म हो गया। सेटिस्फाइड नहीं हो गया तो 45 के डे के अंदर स्टेट कमीशन जाऊंगा। स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड हो गया तो ओके, नहीं हुआ तो फिर मैं 30 डेज के अंदर अंदर नेशनल कमीशन जा सकता हूँ। नेशनल कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड हो गया तो ओके, नहीं हुआ तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ विद इन ऑर्डर के 30 डेज के अंदर अंदर, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फाइनल ऑर्डर है, फिर आपका कुछ नहीं। ओके, क्या क्या रिलीफ अवेलेबल करा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन या सुप्रीम कोर्ट? तो वो जो गुड्स है डिफेक्टिव उसको रिमूव करा सकता है, या जो सर्विस के अंदर डेफिशिएंसी हुई है उसको रिमूव करा के कंपनसेशन दिला सकता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट की जगह रिप्लेस करवा सकता है, उसको नया प्रोडक्ट दिला सकता है, और जो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट हो, जिसमें डिफेक्ट नहीं हो, जो प्राइस हमने पे करी है उसका रिफंड दिलवा सकता है। ये कमीशन या स्टेट ऑर्डर वगैरह जो है ये सब मिलकर ऐसा करवा सकते हैं। या फिर जो है वो जो हमको कंपनसेशन दिलवा सकते हैं, जो लॉस या जो इंजरी हुई, डिफेक्टिव गुड की वजह से कोई लॉस हुआ है, कोई इंजरी हुई है तो कंपनसेशन दिला सकते हैं। या फिर जो पुनिटेटिव यानी कि डैमेजेस है, जो बिल्कुल ख़राब है और उस पर पनिशमेंट लगाया जाना चाहिए तो वो पनिशमेंट लगवाया जा सकता है। जो भी अनफेयर या ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, धोखा देने के लिए कोई ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, वो वापस रिपीट नहीं हो फ्यूचर में तो उसको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। जो खतरनाक गुड्स होता है ना, हार्जोन्स गुड्स जो होता है उसके सेल पर जो है उस पर रोक लगाई जा सकती है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर रोक लगाई जा सकती है ना। तो इस तरीके से कई सारी रिलीफ जो है ये स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन या सुप्रीम कोर्ट दे सकते। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम पर्पस से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था तीनों का तीनों। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन का क्या रोल होता है, इनके ये क्या डेज वगैरह जो है इनको अच्छे से देख लेना। लास्ट एक पॉइंट आता है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ बने हुए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन फॉर ग्रांट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, एनपीओ नाम का अकाउंट के अंदर चैप्टर भी आता है। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये भी कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए अपना रोल अदा करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं जनरल पब्लिक को, उनकी जो राइट वगैरह है वो उनको बताते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम और सेमिनार और वर्कशॉप में बुलाते हैं कि अगर किसी के साथ में कोई फ्रॉड हो जाए, मतलब जागो ग्राहक जागो वाला काम करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे पीरियडिकल्स पब्लिश करवाते हैं, है ना, रिपोर्टिंग वगैरह करवाते हैं, बहुत सारे मैगजीन्स वगैरह छपवाते हैं, ठीक है। तो एंकरेज करते हैं कंज्यूमर को कि वो जो है अगर उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है तो वो कंप्लेन करें, और लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं, उसको एडवाइस देते हैं कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर के बिहाफ पर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोल सकते हैं, PLI से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऐसा बोलते हैं, ठीक है। वो करवा सकते हैं पब्लिक के बेस पर, कंज्यूमर के बेस पर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कोई अगर फ्रॉड कर रहा है बिजनेसमैन तो,
ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है ये सोसाइटी बनी हुई है जो अपना रोल भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर देती है। तो ये एक बार आप सिर्फ रीड कर लेना, ठीक है, क्या पता एग्जाम में पूछ ले। बाकी इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के अंदर। आप इसको शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिले, तब तक के लिए गुड बाय।